तो इमेजिन कीजिए, मतलब 163 सालों तक अगर दिल्ली, मुंबई या देश की किसी भी शहर की सड़कों पर कोई आपका फोन या सोने की चेन छीनकर भाग जाता, तो हमारे देश के मुख्य आपराधिक कानून आईपीसी, हम्म। उसमें उस अपराध का कोई सटीक नाम ही नहीं था। बिल्कुल। और ये सुनने में बहुत अजीब लगता है आज के टाइम में। राइट। राइट। मतलब हम एक ऐसे कानून से बंधे हुए थे जो तब लिखा गया था जब शायद टेलीफोन का आविष्कार भी ठीक से नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पीनल कोड को बनाया था और उनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को न्याय देना नहीं था, बल्कि उन पर राज करना था। सही कहा, बगावत को कुचलना उनका मेन मोटिव था। इसीलिए उसमें सरकार के खिलाफ अपराधों को सबसे ऊपर रखा गया था। हाँ, और आम नागरिक की सुरक्षा को एकदम पीछे। लेकिन अब फाइनली एक ऐतिहासिक शिफ्ट आया है। हम बात कर रहे हैं सदियों पुराने आईपीसी को पूरी तरह रिप्लेस करने वाले नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की। सो ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल, लेट्स डू इट। क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी किताब का कवर बदलना नहीं है, बल्कि हमारे लीगल सिस्टम की पूरी फिलॉसफी का बदलना है। स्टेट कंट्रोल से सिटीजन प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज की इस क्लास में हम पार्ट 1 में सीखेंगे कि आईपीसी पर 1860 को हटाकर जो नया बीएनएस लाया गया है, उसमें 12 मेजर चेंजेस क्या हैं। 12 मेजर चेंजेस? हाँ, और आज के इस मास्टर क्लास सेशन में हम सिर्फ सेक्शंस को रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे। मेरा मकसद है कि हम इसके पीछे की क्यों और कैसे को डिकोड करें। मतलब एक तरह से हम इस नए कानून का पूरा डीएनए टेस्ट करने वाले हैं आज। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डीएनए टेस्ट, ताकि जो भी स्टूडेंट्स और लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें समझ आ सके कि आज़ादी के इतने दशकों बाद इस बदलाव की असल में ज़रूरत क्या थी। और एक स्टूडेंट के तौर पर मेरे लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई नया कानून आता है तो आम धारणा यही होती है कि वकीलों और जजों का काम बढ़ गया है, हमें इससे क्या। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। राइट। लेकिन बीएनएस तो सीधा आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेगा ना। तो अगर हम इसे गहराई से समझना चाहते हैं तो किसी भी नई किताब की तरह मुझे लगता है मैं पहले इसका इंडेक्स और इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। ये बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है। बिना ढांचे को समझे हम इसके अंदर खो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले बड़े बदलाव यानी कानून के रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। ओके, रीस्ट्रक्चरिंग। हाँ, पहला फैक्ट तो यह है कि पुराने इंडियन पीनल कोड में 511 सेक्शंस हुआ करते थे। वो काफी बड़े, फैले हुए और कई जगह बहुत ही अव्यवस्थित थे। 511? बाप रे। बिल्कुल। लेकिन नए बीएनएस को बहुत ही स्ट्रीमलाइन किया गया है, सुव्यवस्थित किया गया है, और अब इसमें सिर्फ 358 सेक्शंस रखे गए हैं। 511 से सीधा 358? हाँ। ये तो काफी बड़ा ड्रॉप है। तो क्या पुराने कानूनों को पूरी तरह हटा दिया गया है या फिर उन्हें बस मर्ज किया गया है? ज्यादातर मर्ज किया गया है और कुछ पुराने जो रिडंडेंट कानून थे उन्हें हटाया गया है। अच्छा, अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं तो क्या ये पुराने 19वीं सदी के किसी मेसी ऑपरेटिंग सिस्टम से आज के स्मार्टफोन एरा के एक नए और फास्ट ओएस पर अपग्रेड करने जैसा है? बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। मतलब एप्स और फाइल्स अब लॉजिकल फोल्डर्स में रखे गए हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। एग्जैक्टली। बीएनएस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पैच नहीं है, ये एक पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। पुराने आईपीसी में प्रेसिडेंस यानी प्राथमिकता का बहुत बड़ा इशू था। प्राथमिकता मतलब कौन सा अपराध पहले आता है किताब में? हाँ, जैसा कि आपने शुरू में कहा, अंग्रेजों के लिए ट्रीजन या राजद्रोह सबसे बड़ा अपराध था, इसलिए वो चैप्टर्स पहले आते थे। लेकिन नए बीएनएस में एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। वो क्या है? चैप्टर 5 में अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को और मर्डर को प्रेसिडेंस दी गई है, यानी सबसे ऊपर रखा गया है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है माइंडसेट में, है ना। मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से जुड़े जितने भी अपराध हैं उन सबको एक साथ इसी चैप्टर के बाद लगा दिया गया है। यानी अब कानून की नजरों में सरकार से पहले इंसान की जान और उसकी सुरक्षा आती है। बिल्कुल। और इस स्ट्रक्चरल अपग्रेड का एक और बेहतरीन उदाहरण है चैप्टर 4। उसमें क्या खास है? पुराने कानून में जो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस होते थे, मतलब जैसे अटेम्प्ट करना, अबेटमेंट या उकसाना, और कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश। अच्छा, जो अपराध पूरी तरह अंजाम नहीं दिए गए। हाँ, वो सब पहले अलग अलग चैप्टर्स में बिखरे पड़े थे। मर्डर का अटेम्प्ट कहीं और है, चोरी का अटेम्प्ट कहीं और। अब इन सभी को एक जगह चैप्टर 4 में कंसोलिडेट कर दिया गया है। ओह,
तो इससे तो पुलिस को चार्जशीट बनाने में या अदालत में जजों को रेफरेंस लेने में बहुत आसानी होगी। उन्हें अलग-अलग पन्नों या चैप्टर्स के बीच उलझना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली इससे लीगल प्रोसेस में काफी समय बचेगा। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब ढांचे को समझने के बाद उन बड़े बदलावों की तरफ चलते हैं जो इस कानून की असली आत्मा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है ना, वो है सजा देने का नया तरीका। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। तो इसमें क्या नया है? बीएनएस के सेक्शन 4 के तहत भारत के लीगल इतिहास में पहली बार कम्युनिटी सर्विस को दंड यानी पनिशमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। वेट, कम्युनिटी सर्विस? सच में? हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे हम हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि अगर किसी ने कोई छोटी गलती की है तो जज उसे सजा सुनाता है कि आपको 50 घंटे तक शहर के पार्क साफ करने होंगे या दीवारों से ग्राफिटी हटानी होगी। क्या भारत में सच में ऐसा होने वाला है? हाँ, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये हर अपराध के लिए नहीं है। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। मर्डर के लिए तो पार्क साफ नहीं करवाएंगे। सही कहा। ये मुख्य रूप से 6 छोटे अपराधों पर लागू होगा, जिन्हें हम पेटी ऑफेंसेस कहते हैं। वो 6 अपराध कौन से? जैसे अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट पर अपनी बात मनवाने के लिए या दबाव बनाने के इरादे से सुसाइड का नाटक करता है। अच्छा, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का नाटक? हाँ, या फिर नशे में धुत होकर पब्लिक प्लेस पर हंगामा करता है। मानहानि यानी डिफेमेशन के मामले हो गए। ओके, डिफेमेशन भी है इसमें। बिल्कुल, कोर्ट के बुलाने पर भी पेश ना होना। या फिर छोटी मोटी चोरी, पेटी थेफ्ट, जहां अपराधी चोरी का सामान वापस कर देता है। समझ गई। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इसकी ये कानून सिर्फ एक अंधा दंड देने के बजाय समाज में एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है और मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या कम्युनिटी सर्विस जैसी सजा देने से लोग इन छोटे अपराधों को बहुत हल्के में नहीं ले लेंगे, मतलब टेक फॉर ग्रांटेड? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अगर किसी को पता है कि शराब पीकर हंगामा करने पर या किसी की मानहानि करने पर सिर्फ 2 दिन पार्क साफ करना पड़ेगा, तो क्या कानून का खौफ खत्म नहीं हो जाएगा? सजा का मतलब तो डिटरेंट होना चाहिए ना, ताकि लोग डरे। ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन हमें इसके पीछे का बड़ा कारण समझना होगा और वह है हमारी जेलों की हालत। मतलब ओवरक्राउडिंग? एग्जैक्टली। आज के समय में हमारे देश की अदालतें और जेलें अंडर ट्रायल्स और छोटे-मोटे अपराधियों से ओवरक्राउडेड हैं। हाँ, ये तो मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा है। तो अगर हम हर छोटे अपराध के लिए लोगों को जेल में ठूसने लगेंगे, तो एक इंसान जिसने नशे में कोई छोटी गलती की है, वो जेल के अंदर हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रहेगा ओहो। और शायद बाहर एक बड़ा अपराधी बन के निकलेगा। मैं समझ गई। यानी हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाना चाहते, जहां छोटे अपराधी बड़े अपराधी बन जाएं। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। और दूसरी बात, खौफ की जो आपने बात की ना, भारतीय समाज में सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। वो तो है। लोग क्या कहेंगे वाला सिंड्रोम। हाँ। जब एक व्यक्ति जिसने पब्लिक में हंगामा किया है, उसे उसी पब्लिक के सामने उसी समाज की सेवा करनी पड़ेगी, तो उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और पब्लिक शेमिंग का एलिमेंट है, वो उसे अपनी गलती का असली एहसास दिलाएगा। बात तो सही है। ये जेल की 4 दीवारों के पीछे सड़ने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली सुधार ला सकता है। दैट मेक्स टोटल सेंस। तो ये सिर्फ सजा नहीं है, ये एक तरह का कोर्स करेक्शन है। बिल्कुल। लेकिन हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। सुधार अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन उन अपराधों का क्या जो सड़कों पर रोज हो रहे हैं, जिन पर पुराने कानून पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे? आप किस तरह के अपराधों की बात कर रही हैं? मैंने शुरुआत में फोन स्नैचिंग का जिक्र किया था, वो तो बहुत कॉमन है। हाँ, और ये हमारा अगला सबसे बड़ा बदलाव है, आधुनिक और रोजमर्रा के अपराधों पर लगाम। तो इसमें क्या सेक्शन है अब? मैं आपको सेक्शन 304 का उदाहरण देता हूं, जो स्नैचिंग यानी छीना झपटी से जुड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने आईपीसी में स्नैचिंग शब्द का कोई जिक्र ही नहीं था। सच में? ये बात मुझे आज तक हैरान करती है। मतलब इतने सालों से जो सड़क पर चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, क्या पुलिस उसे रजिस्टर ही नहीं कर पाती थी? पुलिस केस दर्ज तो करती थी, लेकिन लीगल लूपहोल्स बहुत थे। क्योंकि स्नैचिंग का कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, इसलिए इसे अक्सर आम चोरी यानी थेफ्ट या फिर लूट रॉबरी के तहत दर्ज किया जाता था। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी अदालत में? अदालत में डिफेंस वकील इसी बात का फायदा उठाता था। वो कहता था कि चोरी तब होती है जब सामान चुपचाप लिया जाए, बिना ओनर को पता चले। अच्छा। और लूट तब होती है जब जान से मारने की धमकी दी जाए। अब स्नैचिंग में तो अपराधी बाइक पर आया, झपट्टा मारा और भाग गया। हाँ ना, उसने चुपचाप काम किया, ना ही जान से मारने की धमकी दी। बिल्कुल। इस टेक्निकल गैप का फायदा उठाकर अपराधी बेल लेकर छूट जाते थे।
हर राज्य ने इससे निपटने के लिए अलग-अलग जुगाड़ बनाए थे।